वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज से रोज़ सुबह 10 बजे 10 मिनट का एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज है टॉपिक एंग्लो इंडियन, कल जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन टॉपिक पर आज हम जानने वाले हैं। तो क्या ही है एंग्लो इंडियन? तो नाम है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय क्या है? तो जो आंग्ल भी होंगे, जो भारतीय भी होंगे। ये आपको अगली स्लाइड में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, दो लोग दिख तो चार लोग रहे हैं लेकिन दो लोग ही मैं बता रहा हूँ, एक ये वाइट शर्ट में और एक ये ब्लू सूट में। ये वाइट शर्ट में जो व्यक्ति हैं इनका नाम है जॉर्ज बेकर और ये जो ब्लू सूट में इनका नाम है रिचर्ड हे। ठीक है, क्यों मैं इनका नाम ले रहा हूँ ये टॉपिक के ख़त्म होते होते आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलें आगे। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 366 का क्लॉज 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का क्लॉज 2 ये बताता है कि कौन लोग एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल एंसेस्टर इन द मेल लाइन इज और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट बट हु इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया। मतलब एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। मैं बोल रहा हूँ हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल एंसेस्टर, मेल एंड फीमेल नहीं बोला, मेल एंसेस्टर। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। लिखा हुआ ना, बट हु इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के होने चाहिए। इसी क्रम में पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार इस एंग्लो इंडियन शब्द को डिफाइन किया गया। लिखा है ना, द टर्म एंग्लो इंडियन वाज फर्स्ट डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 आर्टिकल 333, तो इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो देखो, आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर इन दी लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यह शक्ति है कि वह 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। ठीक है, लोअर हाउस में, निम्न सदन में। और ये आर्टिकल 331 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कराने में जिसने बहुत ज़्यादा मदद की है उसका नाम है फ्रैंक एंथोनी। ये नाम याद रखना तुम लोग, क्योंकि फ्रैंक एंथोनी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सदस्य हैं ये फ्रैंक एंथोनी, उसमें रहते हुए, संविधान सभा में रहते हुए उन्होंने पंडित नेहरू को इन्फ्लुएंस किया है। और आर्टिकल 331 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह है फ्रैंक एंथोनी, इनके ही एफर्ट्स से जिसके कारण ये आर्टिकल इंसर्ट हो पाया। ठीक है, तो चलें आगे। मैंने बोला जैसे आर्टिकल 331 में प्रेसिडेंट को पावर है, उसी प्रकार आर्टिकल 333 में गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन इन द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसी प्रकार अनुच्छेद 333 में लिखा हुआ है कि राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी एक को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है, तुमको घुमा देगा, लिख देगा गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस इन द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या आंसर है इसका? गलत है ये स्टेटमेंट। सही क्या होगा? 1 एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, अच्छा, एक थर्ड पॉइंट लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव ऑल दोज पावर्स विच आर एंजॉयड बाय ए कॉमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो जो एक एंग्लो इंडियन होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसके पास वही शक्तियाँ होती हैं जो एक कॉमन एमपी के पास होंगी या कॉमन एमएलए के पास होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एमपी या एमएलए अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो उसके पास कुछ और शक्तियाँ दे दी जाएंगी या उसके पास शक्तियाँ होंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास भी सेम शक्तियाँ होंगी जो एक इलेक्टेड एमपी या एमएलए के पास होती हैं। ठीक, बस एक बात है कि जो इलेक्टेड एमपी या एमएलए होगा और ये जो नॉमिनेटेड एमपी और एमएलए होता है, इसमें अंतर ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। मैंने तुमको अपने पहले वीडियो में बता दिया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने तुमको बोला था कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। शब्द बोल रहा हूँ मैं, निर्वाचित, निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉमिनेटेड लोग जिनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है वो कहीं ना कहीं बायस्ड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने राष्ट्रपति के प्रति वफादार हो जाए। आप ही ने तो हमको मनोनीत किया है तो उनको ही वोट दिए पड़े हैं। इससे बचने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नॉमिनेटेड लोग। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नॉमिनेट होते हैं वो।
अब देखिए 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 126वें नंबर का आया, संविधान संशोधन विधेयक 126वें नंबर का, जो फाइनली पास हो चुका है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104। ये मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि भारत में अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। एक है कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में। इसका उत्तर अभी मैंने देखा कि मैंने पहली स्लाइड में जो क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन कौन बताएगा कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है तो कौन सा आर्टिकल इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करेगा, ऐसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट करके जवाब दिया है जो कि एकदम सही है। आर्टिकल 71 बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया है। तो मैं नाम भूल गया उन लोगों का, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया उन लोगों ने। इसी प्रकार मैं तुमको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। ठीक, तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 126 या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104, इसमें क्या बात की गई, इस बिल के द्वारा या फिर इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि अब SC/ST के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया, बढ़ाया जाता है। तो अब जो टाइमलाइन है वो 10 साल एक्सटेंड कर दी गई है। 25 जनवरी 2030 तक के लिए इनके आरक्षण को फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है। लेकिन इस बिल में जो एक मेन खास बात है, जो मैंने टॉपिक क्यों उठाया है, क्योंकि इस बिल के द्वारा ये बोला गया कि ये जो आरक्षण है वह अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका कारण ये मानना है लोकसभा में कैबिनेट का कि जो एंग्लो इंडियन है वो पर्याप्त मात्रा में उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में अब आ रहा है, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो रिजर्वेशन है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है, संविधान का वो है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 330, आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा की बात करता है, और आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है। ये UPPCS के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिकल 330 के बारे में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और 332 आर्टिकल किस बारे में बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो चलें आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीयों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस इन पार्लियामेंट एंड इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 331, 331। मैं तुमको इसी स्लाइड में आगे बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। कुछ बच्चों ने बहुत तेजी में आंसर मारा होगा, सर जी 1 एकदम करेक्ट। भाई ठहरो, थोड़ा ठहरना बहुत जरूरी है, कूल होना बहुत आवश्यक है इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले। मैंने क्या लिखा है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन इन पार्लियामेंट, और मैं तुमको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों आते हैं, जबकि मैंने तुमको बताया आर्टिकल 331 कहता है प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। राज्यसभा की क्या मैंने राज्यसभा बोला, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है कि गलत, गलत है। ठीक है, आपका दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा हुआ है, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। बताओ भाई सही कि गलत, बहुत जल्दी में मत क्वेश्चन लगाओ, आराम से सुनो। तुमने स्लाइड में सुना होगा, मैंने बोला होगा, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है विधानसभा में, ना कि विधान परिषद में। लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं करता। तो ये भी स्टेटमेंट नंबर 2 भी हो गया हमारा गलत, 1 भी गलत, 2 भी गलत। ठीक, स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा है, एज पर 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिचर्ड हे एंड जॉर्ज बेकर विल बी द लास्ट एंग्लो इंडियंस। अच्छा देखो, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि 126वें संविधान संशोधन बिल के अनुसार, ऐसा 126वां संविधान संशोधन बिल क्या है कि अब यह रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस को नहीं दिया जाएगा। जो रिजर्वेशन अब तक एंग्लो इंडियन को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट लिखा है 126वें संविधान संशोधन बिल के अनुसार
क्या होगा, रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर अंतिम एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय होंगे जो लोकसभा में नॉमिनेट होकर बैठे हुए हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बिल पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे अंतिम आंग्ल भारतीय मनोनीत हुए हैं अब। तो ये आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर है सही आंसर सी, ओनली 3, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट वह सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत हैं। आपका ये टॉपिक हुआ ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।